फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ में। ठीक है, तो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका न्यू सिलेबस आ गया है। ठीक है, 2025 और 26 का। ठीक है, तो आपको पूरा जो है यहाँ पर कैलेंडर बना लेना है कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, हमारे चैनल पर पिछले जो बच्चे पास आउट हुए हैं मतलब 2025 का जिन्होंने पेपर दिया है, मैंने 15 से 16 सेट जो है वहां पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर के सॉल्व कराए। पूरी मैथ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरी मैथ मैंने पढ़ाई हुई है और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं फिर से आप लोगों को एक नए न्यू वे से पढ़ाना शुरू करूंगा। पूरा टॉपिक, पूरी चैप्टर, पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो है हम लोग ये देखते हैं आज कि कौन सा चैप्टर, उसमें क्या क्या डिलीटेड है। ठीक है, कौन सी चीजें नहीं आएंगी, कौन सी चीजें आएंगी। दूसरी चीज, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज कितना है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, बहुत आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सिलेबस है 2025-26 का। ठीक है, 2025-26 आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सारी चीजें, तो बहुत ध्यान से देखिए। क्लास 10th के लिए है, 25 और 26 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही उसने कर द सिलेबस इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज अंडरगोन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डिंग्स विद ग्रोथ द सब्जेक्ट एंड इमर्जेंस नीड ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो उन्होंने पहले ही ये सारी चीजें बोल रखा है। फिर कह रहा है कि सिलेबस हैज बीन डिजाइंड इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2025 and as per guidelines given in the focus group on teaching of mathematics which is to meet the emerging needs of categories of students। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प, ठीक है, द लर्नर्स। तो सारी चीजें यानी पढ़ने और उन सभी के लिए यहाँ पर बातें की गई हैं। खैर, हम लोग को जो मेन टॉपिक्स है वो कहाँ से देखना है। ठीक है, चलो, तो पहली चीज क्या है, आप लोगों को मैं यहाँ पर सिलेबस दिखा दे रहा हूँ कि उसका वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। राइट, तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का आता है। इसमें से फर्स्ट चैप्टर से 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, ये इसका वेटेज है। फिर आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा आपका कहां से कहां तक आता है, तो चैप्टर 2 से लेकर के, चैप्टर 2 से लेकर के आपका 4, 5, 6, ठीक है, तो 6 तक ये आपका जो है अलजेब्रा आता है। ये 20 नंबर का आएगा। इसमें कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का अकेला अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा हमने बताया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 4 ये चैप्टर 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, 4 ये चैप्टर कितने, 20 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका अकेला 6 नंबर का इसमें से आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। ठीक, ज्योमेट्री 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 ज्योमेट्री। ठीक, उसके बाद इसमें आपका ज्योमेट्री में आपका क्या आ जाएगा, सर्कल वगैरह आ जाता है इसमें। ठीक है, सर्कल वगैरह इसमें आ जाता है। तो ज्योमेट्री में आपका 50 नंबर्स हो जाता है। सर्कल हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें है, ट्राइंगल है, सर्कल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल हो गया। ये सारी चीजें इसमें मिला करके आ जाती हैं। इसमें कितना, 15 नंबर में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल, ये 15 नंबर में दोनों चैप्टर आते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हो ये आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, तो बहुत ध्यान से, इसके फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी पढ़ाया जाए तो आप बहुत ध्यान से इसको, इस टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आपने 9th क्लास में अप्रोक्सीमेट सभी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये आपके लिए एकदम नया होगा। ठीक है, एकदम नया, जो आज तक के आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुली जो है आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलो, ये 12 नंबर का है, क्योंकि इसको आप रिस्क में नहीं ले सकते, 12 नंबर का है, हल्के में मत लेना। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेंसुरेशन, बाकी के चैप्टर तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं 9th क्लास तक। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं छुआ है, तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा।
मेंसुरेशन ये आपका 10 नंबर से आता है, काफी ये भी वेटेज रखता है अपना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये दोनों मिला करके 11 नंबर का आता है। ठीक, टोटल आपका जो है 80 नंबर का पेपर बनता है, सभी लोग जानते हो। ठीक है, आप यहाँ से वेटेज देख लीजिए, किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है। वैसे फोकस तो बराबर सभी पे होना चाहिए, वेटेज से मतलब नहीं। जिसको सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। फिलहाल इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। यहाँ पर सुनो, आप कंटेंट देखते हैं, ठीक है। कंपटीशंस क्या है, एक्सप्लेनेशन उसका सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे थे। रियल नंबर कितना था, 6 नंबर का आ रहा था। अब देखो इसमें आपको को क्या क्या पढ़ना रहेगा फिलहाल। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। फिर आपको दूसरा क्या है, प्रूविंग पढ़नी है। प्रूविंग, प्रूविंग क्या, इरेशनलिटी प्रूविंग होता है, जैसे √3 √5 ये सभी इरेशनल नंबर है, इनकी प्रूविंग पूछी जाती है। हमेशा 2 या 3 नंबर में आता ही आता है, ठीक है ना। 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है इरेशनल प्रूविंग, ठीक है। फिर कह रहा है डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सटेंट्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। रेडिकल पावर्स इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब करें एक्सप्लेनेशन में, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक विद एग्जांपल्स, इस तरह से प्रूविंग अलजेब्रिक हो गया, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। तो बेसिकली जो चैप्टर आपका फर्स्ट है रियल नंबर, इसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इससे क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा आपका प्रूविंग आ जाती है, बस इतना आपको इसमें पढ़ना रहता है, 6 नंबर में आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रा जितना हमने बताया था वो सब अलजेब्रा में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। 20 नंबर का आता है, तो बहुत ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल वगैरह आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जरूर याद रखिएगा। तो इसमें पॉलिनोमियल में क्या पूछा जाता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा कि भैया ax² है प्लस bx है, ठीक, प्लस c है ना, इनके जीरोस बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीरोस इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपसे ये भी रिलेशनशिप पूछा जाता है कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन क्या होता है। बात समझ में आई क्या, रिलेशन पूछा जाता है कोफिशिएंट और उसके बीच, कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिलेबस है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सको, ठीक, समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं क्या है और चैप्टर्स। चलो तो आगे चैप्टर्स में यहीं पर हम लोग बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, चलो आज। हाँ, तो थर्ड चैप्टर्स में आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करना रहेगा, देन लीनियर सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं, और ये भी बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ग्राफिकली भी सॉल्व करने के लिए आता है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना रहेगा, और उसमें बताना रहेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये भी आता है आपका। देन उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूशन, ऐसा इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो देखो आपको 2 इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉरी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगभग इस फॉर्म में रहेगा, आपका क्लास 9th में पढ़ चुके हो ना, 1 1 1, ठीक है, a2x प्लस b2y, खैर पढ़ोगे तो पता ही चलेगा ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये इस टाइप का रहेगा, और इनको आप 2 मेथड से बोला गया है, आप सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो ये आपका तीसरे चैप्टर में है, ये आपका तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। ये यहाँ पर चौथा चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
कह रहा ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। भैया ए अगर जीरो हो गया तो फिर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, है ना। अब इसको इसमें देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, आपसे क्या क्या आएगा इसमें। पढ़ना क्या है आपको, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओनली वन रियल रूट, है ना, ओनली रियल रूट के लिए आपको पढ़ना है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके रूट्स निकालोगे या फिर आप फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे। देन उसके बाद रिलेशनशिप निकालना, रिलेशन करना है किसके बीच का, डिस्क्रिमिनेंट के बीच का। नेचर बताना है कि रियल रूट होगा या डिस्टिंक्ट रूट होगा, है ना, या फिर नो रूट होगा। तो आपको ये बताना रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक। फिर सिचुएशन इसमें से प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन एक्टिविटीज, है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ये चैप्टर 5 आपका रहेगा, चैप्टर 5। तो इसमें क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पर कह रहा है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, डेरिवेशंस ऑफ द nth टर्म, ये आपको डेरिवेशन भी देखना रहेगा। एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये भी पूछा जाता है इसमें, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया चैप्टर 5 तक, ठीक। जल्दी देखो, चलो अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका 7th चैप्टर है, क्लियर है, 7th चैप्टर। इसमें देखो क्या क्या आपको पढ़ना है, बेसिकली इसमें आप देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारी चीजें। डिस्टेंस फार्मूला इसमें रहता है, सेक्शन फार्मूला इसमें पूछा जाता है, बस आपको इन बेसिस पर क्या होता है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपको चीजें इसमें पढ़नी रहेंगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये सारी चीजें, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी, पूछा जाता है। कितने नंबर का था, 6 नंबर का आई थिंक, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल, है ना, जो ज्योमेट्री का पोर्शन था ज्योमेट्री में, है ना, ट्राइंगल। तो भैया ट्राइंगल हमने ये दोनों, ट्राइंगल और सर्कल दोनों मिला करके 15 नंबर का था ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो क्या क्या पूछा जाता है। तो डिफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं, एग्जांपल्स रहेगा, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि थ्योरम फर्स्ट है, जिसको हम लोग बीपीटी के नाम से जानते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये थ्योरम है, ये आपको प्रूफ करनी रहेगी, प्रूफ करना है, ठीक है। केवल एक थ्योरम आपकी प्रूविंग में मांगा है उसने, ठीक है ना, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक, पूरी। दूसरी थ्योरम है विदाउट प्रूफ की स्टेट इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर क्या करती है कोई लाइन जो है ट्राइंगल के दो साइड को अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना नहीं रहेगा, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, विदाउट प्रूफिंग। तो तीसरी थ्योरम है यहाँ पर आपको जो है ये भी विदाउट प्रूफ है। कह रहा स्टेट इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा, एंड देन वो ट्राइंगल्स कैसा होगा, सिमिलर कहलाएगा, ठीक है, सिमिलर कहलाएगा। तो इसमें भी आपको प्रूविंग नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है इसको, प्रूविंग केवल एक ही पूछी जाएगी, है ना। अगली चौथी थ्योरम जो है कह रहा है विदाउट प्रूफ इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी दो ट्राइंगल्स की क्या है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपकी चौथी थ्योरम है। पांचवी थ्योरम कह रहा है कि विदाउट प्रूफ, ये भी आपको प्रूफ नहीं करनी है, ठीक है। कह रहा है इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar। अगर कह रहा है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के, ठीक है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको इतना सीखना है ट्राइंगल्स में, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सर्कल के बारे में। तो सर्कल में आपको क्या सीखना है, प्रूविंग, ये फर्स्ट थ्योरम है। क्या प्रूफ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहा है कि अगर क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, उसका ये सेंटर है,
और ये कोई टेंजेंट है तो ये इस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी थ्योरम है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम क्या करते हैं, किसी सर्कल पर, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट हम अगर ले लें और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना रहे। तो सर्कल की दोनों थ्योरम्स आपको प्रूफ करनी है, ट्राइंगल की केवल एक थ्योरम प्रूफ करनी है जिसको हम लोग बीपीटी के नाम से जानते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री, तो भैया इसमें देखो क्या करा है कि इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सभी रेशियोज निकालने हैं एक्यूट एंगल के, ठीक, एक्यूट राइट एंगल के, ठीक। ट्राइंगल कह रहा है प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, मोटिवेट द रेशियो व्हेनेवर। आपको यहाँ पर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री तक इसमें वैल्यूज वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है। रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी पढ़ने रहेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज आपको रिलेशनशिप भी देखने हैं यहाँ पर, ठीक है। और आइडेंटिटीज में अगर हम बात करें तो आपको केवल एक ये आइडेंटिटी पढ़नी है बस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। तो ये आइडेंटिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी रहेंगी, बाकी कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो भी आपको पढ़ने ही रहेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि टू राइट ट्राइंगल एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, दो टाइप के एंगल्स रहेंगे और एंगल मैक्सिमम कहाँ तक लिए जाएंगे, 30, 40 एंड 60, ये एंगल्स आपके यूज किए जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। ये 7वां चैप्टर आपका रहेगा, ठीक है, सॉरी 9th चैप्टर रहेगा आपका, ये 9th चैप्टर, ठीक। उसके बाद चलो देखते हैं, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो है आपका आता है 12वां चैप्टर, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये 12वां चैप्टर या फिर 11वां चैप्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ये आपको इसमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर, है ना। तो ये भी आपके इस टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये भी आपको पढ़ना रहेगा। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल प्रॉब्लम्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली। तो आपको केवल अगर पूछा जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह, तो सेंट्रल एंगल आपके 60, 90 एंड 120 पूछे जाएंगे, ठीक है। इस पर प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। फिर हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे अगर बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ पर किस टाइप के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। कह रहा है क्यूब से क्वेश्चंस बन सकता है, क्यूबॉइड से आ सकता है, स्फीयर से हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो सकता है, कौन हो सकता है। तो भैया ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने रहेंगे, है ना। इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ये आपका 13वां चैप्टर या फिर 12वां चैप्टर होता है। फिर हम लोग का आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 2 चैप्टर है। ये आपका 14वां चैप्टर होता है, ये 13th चैप्टर होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन एंड मोड पढ़ना है, ग्रुप डाटा बाय मॉडल ऑफ सिचुएशंस टू बी अवॉइडेड। बाकी मेनली आपको इतना ही इसमें पढ़ना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर यूज होती है, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, सिंपली ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैंने जैसे सिलेबस के बारे में बताया है, इस टाइप की तमाम जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी विद स्टडी के साथ, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमेशा आती रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप लोग अगर क्लास 10th की मैथ वगैरह पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आप चाहते हो कि लाइव वगैरह रहे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कंटेंट चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।